हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गॉडेस लियो अपने सारे ही साथियों को समझा रही होती हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पे फॉरेन रैलम के ओरिजिन आर्टिफैक्ट को सील करना होगा। और उन्हें एक शख्स मिल गया है जिसका नाम शीहाउ है, और वो यहाँ पे उन लोगों की मदद करेगा उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को सील करने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शीहाउ की मूवी है, जो कि असल में जो अभी फिलहाल एपिसोड शीहाउ के चल रहे हैं उससे बहुत आगे की ये स्टोरी है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भाई अगला एपिसोड कहाँ है। अब मैं आशा करता हूँ कि मेरे दोस्तों आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और अब बिना देर किए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जल्दी से वीडियो को हाइप भी कर दें। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शीहाउ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए एक लड़की के सामने आके खड़ा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शीहाउ ने यहाँ पे अपनी 2 फिंगर से एक शॉट को होल्ड किया था, और पीछे खड़ी लड़की को इस शॉट से उसने बचा लिया था। और ये लड़की और कोई नहीं, मिस जी होती है। हम सभी लोग रैबिट गर्ल को तो जानते हैं ना, तो रैबिट गर्ल इसी की रीइंकार्नेशन थी। तभी हम देखते हैं कि शीहाउ उस शॉट को उठा करके कल्टीवेटर की तरफ थ्रो कर देता है। तभी वो कल्टीवेटर, जिसका नाम वू चैन होता है और ये हेवनली गॉड रैलम का कल्टीवेटर था, वो यहाँ पे शीहाउ से माफी मांगता है उसकी लापरवाही के लिए। मगर तभी शीहाउ कहता है कि मैंने तो बस अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे माफी मांगने की और शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर के वू चैन कहता है कि मैं सच में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो गया था, इसी वजह से मैंने अपनी फ्लाइंग शॉट को सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मिस जी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाती। मगर तभी वहां पे मिस जी कहती हैं कि ठीक है वूचन, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, मगर तुम्हें एक बहुत अच्छा डिनर मुझे कराना होगा, तब हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मगर उससे पहले सोचना भी मत कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है मिस यंग की। शी हाउ मिस यंग को देख करके एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या वाकई ये तुम हो। अब आप लोगों ने पास्ट का एपिसोड अगर देखा होगा सही ढंग से, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आखिर ये लोग शी हाउ के लिए कितना ज्यादा मायने रखते थे। अभी वहां पे मिस जी कहती हैं कि सीनियर, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप हम लोग को जानते हैं। वहीं पे मिस यंग भी कहती हैं कि हाँ सीनियर, आप हमें ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि हम आपके पुराने साथी हैं। तभी वहां पे शीहाउ अपने मन में कहता है कि इन लोगों को कुछ शायद याद नहीं है, और वैसे भी रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग और वू जोंग इमॉर्टल किंग अभी तक मरे नहीं हैं, और इन लोगों को अभी इमॉर्टल एंशियंट ड्रीम में भी भेजा नहीं गया है। तभी वहां पे शीहाउ कहता है कि बेहतर होगा कि मैं अपनी पहचान को इन लोगों के सामने ना लाऊं, वरना सबके लिए दिक्कत हो सकती है। तभी शीहाउ उन सबसे कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा गलत समझ गया था, आप लोगों का चेहरा मेरे पुराने दोस्तों से मिलता है। और साथ में मिस जी, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपका दाऊ प्रिंसिपल अभी काफी अनस्टेबल लग रहा है, क्या आप किसी मुसीबत में फंस गई थी। अब यहाँ पे शी हाउ मिस जी को ऐसे देख रहा होता है, इस चीज से तो यूनिकॉर्न बीस्ट भड़क जाता है और वो शी हाउ के ऊपर दहाड़ने लगता है। भी वहां पे मिस जी यूनिकॉर्न बीस्ट को अपने संभालते हुए कहती हैं कि हैरानी की बात है, एक इमॉर्टल किंग होकर भी आपको नहीं पता कि एंशियंट रैलम का ग्रेट दाव टूट रहा है और इमॉर्टल सीड की कल्टीवेशन भी रुक चुकी है। ये कहने के साथ वो अपने इमॉर्टल सीड को बाहर निकालती है, जहाँ पे एक जाइंट सा विलो ट्री अपीयर हो जाता है, जिसे देख के मिस यिंग कहती हैं कि सीनियर, ग्रेट रेवोल्यूशन का सामना करने के लिए सभी क्लैन ने अपने कल्टीवेटर्स को इमॉर्टल किंग के अंडर कल्टीवेट करने के लिए भेज दिया गया है। सभी को उम्मीद है कि शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए जिससे इस मुसीबत से बचने का हमें टर्निंग पॉइंट मिल सके। तभी शीहाउ कहता है कि लेकिन जब ग्रेट रैलम ही टूट कर बिखर रहा है, तो अब कोई भी इमॉर्टल नहीं बन सकता। तभी यिन कहती है कि अब हमारे पास कोई सक्सेसर नहीं बचे हैं, बचे हुए 11 इमॉर्टल किंग ही अब हमारे रैलम की आखिरी उम्मीद है। और सीनियर, आपको देख के लगता है कि आप इस दाओ प्रिंसिपल के टूटने की वजह से परेशान नहीं हैं। आपको देख के लग रहा है कि आप किसी और तरीके की कल्टीवेशन करते हैं। क्या हम आपकी कल्टीवेशन को थोड़ा देखकर उससे कुछ सीख सकते हैं?
तभी शियाओ कहता है कि मैं जिस दाव की कल्टीवेशन करता हूँ वो असल में मेरी बॉडी से ही स्ट्रेंथ हासिल करने का रास्ता बनाता है। ये तुम्हारे रास्ते से बिल्कुल अलग है। तभी शीहाओ अपने मन में कहता है कि रुको जरा, ये लेटर जनरेशन बोन स्क्रिप्ट मेथड यानी कि बॉडी एज अ सीड ही तो धर्मा डिक्लाइन से निपटने के लिए बनाया गया था। अगर इस रास्ते को पहले ही आगे पास किया जा सके तो शायद यहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और वैसे भी इन लोगों की जो बोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी विल आने वाली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे यकीन है कि ये लोग मेरी कल्टीवेशन बॉडी एज अ सीड को बहुत अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे शीहाओ कंफ्यूज होता है कि इन लोगों को अपने मेथड के बारे में डिटेल दे या ना दे। अब इस समय वहां पे एकदम सन्नाटा सा छा गया था। तभी शियाओ के पीछे एक पोर्टल अपीयर होता है और वहां पे आती है बाई है। वो शियाओ को ग्रीट करके कहती है कि लॉर्ड शियाओ, मेरे मास्टर वू जोंग इमॉर्टल किंग ने आपको बुलाया है, कृपया मेरे साथ बॉर्डरलैंड चलिए। इस बात को सुनकर के शियाओ उसके पीछे पीछे सीधा बॉर्डरलैंड की ओर रवाना हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बॉर्डरलैंड का सीन देखते हैं और इसी जगह पे एक और लोकेशन को हमें दिखाया जाता है जो कि अभी सिर्फ हमें पिलर नज़र आ रहा था। इस लोकेशन को अपनी दिमाग में आप लोग कुछ पल के लिए होल्ड कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट में इस लोकेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी हम देखते हैं कि बॉर्डरलैंड के अंदर कई सारे अदर पावरफुल कल्टीवेटर्स भी एंटर कर रहे थे, यहाँ तक कि ट्रू फेनिक्स भी, जहाँ पे शीहाउ कॉन्सल हॉल के अंदर एंटर कर चुका था और उसके सामने होती हैं गॉडेस लियो, रिंकार्नेशन इमॉर्टल किंग और सबसे पावरफुल इमॉर्टल किंग नाइन हेवन के वू जोंग। और तभी वहां पे वू जोंग सभी लोगों से कहते हैं कि हेवनली अबास बैरियर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। सोर्स ऑफ डार्कनेस को खत्म करना अब बहुत जरूरी हो गया है। मैंने सुना है कि हमारे एक साथी शीहाओ के पास ओरिजिन आर्टिफैक्ट को सप्रेस करने का एक तरीका है। इसलिए क्या यहाँ पे आगे बढ़ के शीहाओ हम सबको बता सकते हैं कि आखिर वो तरीका क्या है जिससे ओरिजिन आर्टिफैक्ट को फॉरेन रैलम के हम सील कर सकते हैं। तभी शीहाओ उनकी ओर देखते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। और तभी सभी लोगों की नज़र इस यंग कल्टीवेटर शीहाओ के ऊपर टिक जाती है। तभी शीहाओ अपनी फिंगर से एनर्जी ब्लास्ट करता है और इन सभी लोगों के सामने होलोग्राम को अपीयर करता है, जहां पे इन सब के सामने एक ओरिजिन आर्टिफैक्ट क्यूब बॉक्स मौजूद होता है। तभी शियाओ कहता है कि इस फॉर्मेशन का नाम है एट फोल्ड प्यूरिफिकेशन डायग्राम। एक बार ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए तो इस पर बाहर की किसी भी इंटरफेरेंस का असर नहीं होता है। इसके अंदर ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन किया जा सकता है। बस हमें किसी भी कीमत पे उस फॉरेन रैलम के ओरिजिन आर्टिफैक्ट को इस फॉर्मेशन के बीच में लाना होगा। तब हम मिल करके इस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को बड़े ही आराम से इसकी डार्क पावर को सील कर सकते हैं और साथ में इसे रिफाइन भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। इस बात को सुनकर के इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि शियाओ, मैंने इस डायग्राम के बारे में पहले भी सुना है। कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत डार्क पावर को रिफाइन किया था, लेकिन इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए हेवन एंड अर्थ दाओ प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इसे फॉर्म करना आसान नहीं होगा। और जबकि कुछ लोगों ने इस डार्क मैटर की पावर का सिर्फ एक थोड़ा सा टुकड़ा ही रिफाइन करने के लिए अपना काफ़ी कुछ दांव पे लगा दिया था। हम तो यहाँ पे पूरे के पूरे ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने की बात कर रहे हैं, उसे सील करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी शीहाओ एक गहरी सांस लेता है और इन सभी लोगों को अपने डोमेन के अंदर कैप्चर करते हुए कहता है कि मैंने कई सीनियर्स के दाऊ फ्रूट को अपने अंदर मर्ज करके इस फॉर्मेशन में काफ़ी सुधार किया है। हम अपने ग्रेट दाऊ का इस्तेमाल करके इसका सेटअप कर सकते हैं और फिर अपनी सारी पावर को एक जगह जमा करके डार्कनेस को एक ही बार में रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सबके अंदर का ग्रेट दाऊ लिमिटेड है, इसलिए मेरे साथ एट इमॉर्टल किंग को एक साथ ये फॉर्मेशन
सेटअप करना होगा। मुझे यहाँ पे 8 इमॉर्टल किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप में से कौन आगे बढ़ेगा और मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे रेडी है? ये कहने के साथ शी हाओ अपने हाथ में उस फॉर्मेशन को अब ले लेता है और सभी लोगों को इस फॉर्मेशन की बारीकियों को समझाने लगता है, जहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर हर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, यानी कि टोटल 9 प्लेटफॉर्म। और तभी वहाँ पे सारे ही इमॉर्टल किंग, जो कि टोटल इस 9 हेवन या फिर हम कहें एंशियंट इमॉर्टल के अंदर सिर्फ 11 ही इमॉर्टल किंग थे, जिनमें से 8 को शी हाओ मांग रहा था। तभी ट्रू ड्रैगन इमॉर्टल किंग शी हाओ के जस्ट सामने एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है। एक ब्लास्ट होता है और वो शी हाओ से कहता है कि गॉडेस लियो तुम्हारी गारंटी दे रही हैं, इसलिए सिर्फ उनकी वजह से ये ओल्ड ड्रैगन फिलहाल तुम पर भरोसा करेगा। लेकिन तुम्हारा ये जो थ्योरी प्लान असल में काम करेगा या नहीं, ये एक अलग बात है। तो क्या तुम यहाँ पे मुझे समझा सकते हो कि क्या जो तुम यहाँ बोल रहे हो उसका कोई फायदा भी है या नहीं, या फिर तुम यहाँ पे सिर्फ बकवास कर रहे हो? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर तुम यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताना होगा, थ्योरी पे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे शीहाओ और ड्रैगन किंग वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आके अपनी पावर को अनलेश करके एक दूसरे को सप्रेस भी करने की कोशिश कर रहे थे। मगर तभी वहां पे सेकंड अंडर हेवन और केओस ग्रीन लोटस कहते हैं कि हमारे रैलम के 11 इमॉर्टल किंग्स मिलकर फॉरेन रैलम का सामना कर रहे हैं और तब भी मुश्किल से सब कुछ संभल पा रहा है। और अगर एक भी उनमें से अपनी जगह से हिल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और तुम 11 इमॉर्टल किंग में से 8 इमॉर्टल किंग को अपने लिए मांग रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो हमारे एंशियंट रैलम के ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा और जो हम शांति कायम कर पाए हैं इस समय वो नहीं हो पाएगी और कई सारे बेगुनाह लोग बेमौत मारे जाएंगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में खड़ा होता है एंशियंट गू क्लैन का एंसेस्टर, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा था और ये भी एक इमॉर्टल किंग था। अब यहाँ पे क्योस ग्रीन लोटस और सेकंड अंडर हेवन की बात में तो दम था, इसलिए सभी लोग शी हाओ की ओर देखने लगते हैं। मगर तभी ट्रू फिनिक्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर डार्कनेस को रिफाइन करने से पहले हमने 8 और लोगों को इस काम में लगा दिया तो हो सकता है डार्कनेस ख़त्म होने से पहले ही हमारे रैलम तबाह हो जाए। यहाँ पे तो अंडर हेवन और केओस ग्रीन लोटस का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम में से कोई भी एक शख्स पीछे हट गया अपनी फ्रंट लाइन से तो यकीनन हम सबका मरना तय है। क्योंकि फॉरेन रैलम के वो डार्क वॉरियर उसी लूप होल का इस्तेमाल करके हमारे रैलम को तबाह करने के लिए अंदर तक घुसने की कोशिश करेंगे। तभी वहां पे ट्रू ड्रैगन किंग कहता है कि शिहाओ अपनी ही मौत का रास्ता ढूंढने से अच्छा है कि हम पासिस को मजबूत करें और फॉरेन रैलम के उन घटिया लोगों से आखिरी सांस तक लड़ते रहें। जब तक रूट को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक दुश्मन आते रहेंगे। हमें इस छोटी सी उम्मीद को किसी हाल में पकड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपने साथियों के साथ शीहाओ के इस प्लान से एग्री नहीं करता हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं डर रहा हूँ, क्योंकि ये कल का आया बच्चा आखिर इतने बड़े प्लान को अंजाम कैसे दे सकता है। अब इस बात को सुन करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी। तभी वहाँ पे गॉडेस लियो अपनी आंखों को खोलती हैं और अपने कदम सीधा ही शीहाओ के पास बढ़ाने लगती हैं। अब उनको यहाँ पे शीहाओ के सामने खड़ा होता हुआ देख के सभी लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस लियो को शीहाओ के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा था। तभी वहाँ पे जिन फैमिली और वोंग फैमिली के लीडर कहते हैं कि जब कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है तो फिर एंशियंट रैलम को छोड़ देना ही बेहतर रहेगा, या हम इमॉर्टल रैलम के सामने सरेंडर कर सकते हैं। आखिर इमॉर्टल रैलम ने ही उस वक्त हेवनली अब्बास को इस्टेब्लिश किया था, जिसकी वजह से हम अभी तक जिंदा बचे हैं फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम इमॉर्टल रैलम से मदद मांगे ना तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग ज़रूर यहाँ पे आकर के हमारी मदद करेंगे और इस हेवनली अब्बास को दोबारा सही कर देंगे।
अब यहाँ पे जिन फैमिली के लीडर की बात को सुन करके कुछ लोग यहाँ पे उसकी बात से एग्री करते हैं, मगर कुछ लोग इसे बेवकूफ़ी भरा सुझाव समझ करके वहीं पे आराम से लेटे होते हैं। अब यहाँ पे तो ये जिन फैमिली की लीडर अभी भी अपनी बात पे अड़ी होती है। तभी वहाँ पे ड्रैगन किंग जिन के रवैये को देख के कहते हैं कि तुम सब बस टैट्री को छोड़ने और ट्राइब्यूट देने की बात सोच रहे हो, कुछ और सोचो, बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम सब अपने रैलम को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे हमें भागने का सुझाव दे रहे हो। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग करके बच सकते हो तो तुम लोगों का मोस्ट वेलकम है, यहाँ से दफा हो जाओ, कोई भी तुम्हें यहाँ नहीं रोकेगा। मगर तभी वहां पे फेरी क्वीन कहती हैं कि काफी समय से इमॉर्टल रैलम की तरफ से कोई खबर नहीं आई है, बेहतर होगा कि हम अपनी सारी उम्मीद उनके भरोसे ना रखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे रहें कि इमॉर्टल रैलम आकर के हमारी मदद करेगा और हमारी इस लड़ाई को ख़त्म करेगा जो कि हमने शुरू भी नहीं किया है। तो मिस जेन, मुझे लगता है कि आपका ये जो सुझाव है वो बहुत ही बेकार और नादानी भरा है। अगर हमने आपकी बात को मान लिया ना तो हम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। सबकी मौत समझ लीजिए आपके इस आइडिया की वजह से लिख दी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप साइड में चुपचाप खड़े रहें। तभी वहां पे शीहाओ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि जब तक हम इनफ टाइम खरीद सकते हैं तब तक सब ठीक है। और जैसे ही डार्क पावर पूरी ही तरीके से मिट जाएगी, हेवनली आवाज को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है और उसके बाद ये जो क्राइसिस है ना वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बड़े ही आराम से अपने लोगों की सुरक्षा खुद अपने हाथों से कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, हेवनली आवाज़ जो कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो सुकून से एक शांत और अच्छे मौसम के नीचे, एक सुनहरे आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। इस बात को सुनकर के वहां पे मॉन्क इमॉर्टल किंग कहता है कि लेकिन डार्क पावर जिसके भी कांटेक्ट में आती है उसे करप्ट कर देती है। अगर कोई अपनी बॉडी से इसे रिफाइन करने की कोशिश करेगा तो मुझे डर है कि ये एक मॉर्टल के दिल के साथ सी ऑफ कर्मा को पार करने जैसा होगा। आखिर में वो भी रुइंस में समा जाएगा, रह जाएगा तो सिर्फ राख। तो मुझे लगता है कि जो तुम आइडिया यहाँ पे बता रहे हो शीहाओ, ये खतरे से भरा हुआ है। इस बात को सुनकर के वहां पे शीहाओ कहता है कि आप परेशान मत हो, मैंने एक बार अपनी बॉडी को डार्क पावर से टेम्पर किया था, इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मैं खुद फॉर्मेशन फाउंडेशन बनूंगा और डायरेक्टली ओरिजिन आर्टिफैक्ट का सामना करूंगा। और जितने भी 8 इमॉर्टल किंग मेरी मदद करेंगे इस फॉर्मेशन के अंदर, उनके ऊपर आंच भी नहीं आएगी। वो लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। सारा जो बोझ होगा डार्क पावर का, वो सब कुछ, वो सारी तकलीफ, वो दर्द मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। बस यहाँ पे उन 8 इमॉर्टल किंग को आगे आकर के मुझे एज अ फाउंडेशन की तरह मदद करनी होगी। अब यहाँ पे ड्रैगन किंग की आंखों में एकदम जलती हुई ज्वाला हमें साफ साफ नजर आ रही थी। तभी ड्रैगन किंग अपनी पावर को अनलिश करके ट्रू ड्रैगन इल्यूजन डोमेन को एक्टिवेट करता है और शी हाओ को उसके अंदर कैद करके कहता है कि तुम ब्रैट, आखिर तुमने अपनी असली पहचान दिखाई ही दी। जो लोग डार्कनेस से करप्ट हो चुके हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता और तुम जरूर फॉरेन रैलम के स्पाई हो और तुम हमें एक ट्रैप में फंसाकर एक ही बार में हम सबको खत्म करना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी वहां पे शीहाऊ अपने मन में कहता है कि जरा सी भी डिसएग्रीमेंट होते ही अटैक कर देने का ये टेम्पर बिल्कुल गूजी जैसा ही है। सच में दोनों बाप बेटे ही हैं। सीनियर, ये आपके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आप मेरे अंदर मौजूद दाओ प्रिंसिपल की पावर को समझ सकें। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी यिंग एंड यांग की पावर को समन करता है और व्हील सी सीक्रेट रैलम टेक्निक को कास्ट करके व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ को समन करता है और पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुका था ड्रैगन किंग के अटैक का काउंटर अटैक करने के लिए।
शियाओ की पावर बहुत ही तेजी से ड्रैगन किंग के इस स्पिरिचुअल ड्रैगन फॉर्म को कैप्चर करने लगती है। धीरे धीरे करके यहाँ पे शियाओ की यिंग एंड यांग पावर यानी कि लाइफ एंड डेथ की पावर ड्रैगन किंग की बॉडी के ऊपर चढ़ने लगती है। इन लोगों के बीच में काफी खतरनाक क्लैश होता उससे पहले ही गॉडेस लियो अपनी हल्की सी पावर को रिलीज करती हैं, जो कि सीधा ही जा करके ड्रैगन किंग की बॉडी पे गिरती है और उनका जो अटैक होता है वो तुरंत डीएक्टिवेट होकर के वेपर फॉर्म में बदल जाता है और पूरा का पूरा डोमेन उनका तबाह हो जाता है। अब यहाँ पे ड्रैगन किंग एकदम आग बबूला हो जाता है और वो गॉडेस लियो के सामने खड़े होके कहता है कि गॉडेस लियो, तुम में वाकई ही कुछ स्किल है, मेरे साथ तुम अब दोबारा फाइट करो, क्योंकि लिए अब यहाँ पे मैं सीधा तुमसे फाइट करूंगा। तभी वहां पे गॉडेस लियो उसे घूरती हैं। ड्रैगन किंग एकदम शांत हो जाता है। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि सभी लोग, हमारे रैलम के कल्टीवेशन पाथ टूट चुके हैं, अब हमारे पास कोई सक्सेसर भी नहीं बचे। अगर हमने इस मौके को भी खो दिया तो हम वाकई अपने रैलम को बर्बादी की तरफ ढकेल देंगे। हम अपनी आंखों से अपने रैलम को तबाह होता हुआ देखेंगे, अपनी लेगेसी को मिटता हुआ देखेंगे। हमारे पास सिर्फ एक मात्र रास्ता है और वो चमकती हुई रोशनी और कोई नहीं शिहाव है। मगर तभी वहां पे गॉडेस लियो की बात को सुन करके इमॉर्टल किंग वू जोंग कहते हैं कि ठीक है सब लोग सुनो, हम लोगों ने पहले ही अपना सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं, तो इसलिए हमें पहले ओरिजिनल प्लान के ऑर्डरिंग को तैयार करना होगा और ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए हमें शी हाउस से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो कुछ समय के लिए 3000 डिवाइन रैलम में रुक जाए, ताकि हम सब मिलकर इस बारे में डिस्कशन कर सकें। इसलिए मैं यहाँ पे शी हाउस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज हमारे 3000 डिवाइन रैलम के अंदर कुछ पल के लिए रुक जाएं। तभी शी हाउ कहता है ठीक है। तभी शी हाउ अपने मन में कहता है कि लेकिन मैं क्लियरली नेक्स्ट एरा से आया हूँ, फिर ऐसा क्यों है? इन सारे ही सीनियर्स के द्वारा डिसाइड किया गया जो फ्यूचर है वो असल में इटर्नल एनिलेशन की तरफ जा रहा है। आखिर मैं इन सभी लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, और अगर ये लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे तो यकीनन हमारा पूरा का पूरा रैलम तबाह हो जाएगा और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आधे से ज्यादा मारे जाएंगे और जो बच जाएंगे वो फॉरेन रैलम के गुलाम बन जाएंगे। ये कहने के साथ शिहाओ उन सभी लोगों की ओर देखने लगता है जहाँ पे अब कुछ कल्टीवेटर यानी कि एंसेस्टर गू अपनी टीम को लेकर के सीधा ही निकल जाते हैं इमॉर्टल रैलम की ओर उनसे मदद मांगने के लिए, और बाकी लोग डिस्कशन के लिए बैठ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम फॉरेन रैलम का सीन देखते हैं जहाँ पे कुन दी कहता है चिल्लाते हुए आखिर आलन कहाँ पे है, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया? उसके सामने उसका वही ओरिजिन बॉक्स मौजूद होता है उसके रैलम का, और तभी वहां पे कुंदी के सामने यूताऊ अपीयर होता है और कहता है कि सीनियर, आलन अभी भी हेवनली आबास में इंपीरियल सिटी को ढूंढ रहा है, अभी तक वो वापस नहीं आया है। तभी वहां पे कुंदी कहता है कि ग्रैंड सेक्रीफाइस का वक्त करीब आ रहा है, फिर भी वो बिल्कुल शांत है। कई एराज बीत गए, वक्त पानी की तरह बीत रहा है और आखिरकार हमने ओरिजिन आर्टिफैक्ट की को ढूंढ लिया है, और ये जो ओरिजिन आर्टिफैक्ट की इस कुंदी के हिसाब से है वो और कोई नहीं शी हाउ खुद है, जो कि शी हाउ को भी ये बात नहीं पता है। तभी वहां पे कुंदी कहता है कि जब आर्टिफैक्ट खुलेगा और डार्कनेस पावर पूरे ग्रेट रैलम को पलट देगी, तब हमें भी किंग लेवल से एम्परर लेवल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। वहीं पे मौजूद होता है इमॉर्टल डीमन किंग पू, जो कि कहता है कि तो फिर हम इंतजार किस बात का करें, चलते हैं ना अटैक करने सीनियर। तभी वहां पे वू शोंग अपीयर होता है जो कि कुन दी का डायरेक्ट डिसाइबल था, और उसी जगह पे वू शोंग का एक क्लोन भी मौजूद होता है, और जिस शख्स को अभी देख रहे हैं ये डीमन पू है। और तभी वहां पे वू शोंग कहता है कि इतनी जल्दी किस बात की है पू, हमें मौका मिलेगा उन सब का खात्मा करने के लिए, बस थोड़ा सा इंतजार करो और सीनियर के आदेश का वेट करो। तभी हम वू शुआंग के क्लोन और साथ में उसकी रियल बॉडी को भी देखते हैं।
तभी वहां पे कुंदी कहता है कि वो शुआंग, तुम भी जाओगे और जाते वक्त इमोर्टल रिफाइनिंग पॉड को भी फीड कर देना। इस बार हमें काफी लॉसेस हुआ है। अब वक्त आ गया है कि हम फ्रेश ब्लड से सेक्रीफाइस को स्टार्ट करें और खुद को उन ताज़े खून से पावरफुल बनाए। इसलिए तुम मेरे इमोर्टल रिफाइनिंग पॉट को हैंडल करोगे और बाकी तुम्हारा जो क्लोन है वो डीमन पू के क्लोन के साथ जाएगा अलग डायरेक्शन में अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो लोग 9 हेवन 10 अर्थ यानी कि एंशियंट रैलम के अंदर अलग अलग लोकेशन पे जा करके अलग अलग जगह पे अटैक करेंगे और जितना हो सके उतने ह्यूमंस को मार करके उनके ब्लड को सीधा ही इस इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के अंदर डिवोर करके अपने ओरिजिन आर्टिफैक्ट को और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे कि वो और ज़्यादा डार्क पावर को अपने अंदर डिवोर कर सके। तभी वहाँ पे कुंदी अपने चेस के प्याले को रखता है जहाँ पे एक मेंशन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा था। ये मेंशन असल में बाइजियाओ पैलेस था, गॉडेस लियो का ट्रैवलिंग पैलेस, जहाँ पे गॉडेस लियो और शी हाउ चाइनीज चेस खेल रहे होते हैं जिसे सूडो भी कहा जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि गॉडेस लियो, क्या आप मानती हैं कि डेस्टिनी पहले से फिक्स्ड होती है और फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता? तभी गॉडेस लियो कहती हैं शी हाउ, चेस भी ग्रेट दाव की तरह है, रूल्स पहले से सेट होते हैं लेकिन मूव्स प्लेयर खुद करते हैं। हर कदम पर जो चीज़ डेडली ब्रिल लगती है उसके अंदर भी सर्वाइवल का कोई ना कोई चांस छुपा होता है। मान लो कि दाऊ 50 में से 49 लेवल तक खुद को पहुंचा लेता है लेकिन एक हमेशा बाकी रह जाता है और वही एक थ्रेड काफी है अपनी जीत के लिए, अपने फ्यूचर को बदलने के लिए। तभी शियाओ कहता है कि गॉडेस लियो, अगर उस एक थ्रेड के लिए खुद को ब्लेड बनाना पड़े, अपनी एक ही लाइफ को दांव पर लगाना पड़े तो? गॉडेस लियो कहती हैं तो फिर ये बिल्कुल इसी वक्त की तरह है, ऐसा मूव करना जिसका कोई रिग्रेट ना हो। इसका मतलब फेट को एक्सेप्ट करना नहीं होता है बल्कि अपनी कन्विक्शन पर भरोसा करना होता है और जो करना जरूरी है उसे पूरी हिम्मत के साथ करना होता है। तभी शीहाओ कहता है कि गॉडेस लियो, आपकी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई है, ये मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ शियाओ, मेरी ओरिजिन को बस डार्क पावर की वजह से इंजरी हुई है, मुझे रिकवर होने के लिए सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। तभी शियाओ कहता है कि अभी हमारी पावर्स एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, शायद मैं अपनी ट्रू ब्लड को मोबिलाइज करके आपके ओरिजिन को रिस्टोर करने में मदद कर सकता हूँ गॉडेस लियो। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है शियाओ, और हमारा पाथ भी अभी एंड नहीं हुआ है। हो सकता है एक ऐसा रास्ता अभी भी मौजूद हो जहां हम दोनों चीज़ें हासिल कर सकें। इसलिए शीहाओ यहाँ पे ज़्यादा तुम परेशान मत हो। वहीं पे गॉडेस लियो के हाथ से सच में डार्क पावर लेफ्ट हैंड से बाहर निकल रही थी और शीहाओ गॉडेस लियो को लेकर के अभी भी परेशान होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा सेकेंड पार्ट खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के एंड में टैग किया है, जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अगले पार्ट में भाई साहब यहाँ पे हमें शी हाउ का ऑरा फार्मिंग देखने को मिलेगा। क्या ही बवाल शी हाउ मचाने वाला है अपने थंडर पूल का इस्तेमाल करके। तो अब इसको अपलोड करके मैं अब अगले पार्ट को एडिट करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरे प्यारे से दोस्तों मेरी इतनी मेहनत के लिए एटलीस्ट 2 to 3 के लाइक और 500 कमेंट्स तो कर ही दीजिए यार। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक डायलॉग को इस स्टोरी लाइन में जोड़ा है। कोई भी डायलॉग यहाँ पे या कोई भी लाइन छूटी नहीं है। मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दे दी है जो भी कुछ इस पार्ट के अंदर मौजूद था। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दबा करके लाइक कर दें। और लाइक करने के साथ नीचे ही बटन आता है हाइप का, हाइप भी कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट भी उसी हाथ से करते हुए जाइएगा। और कुछ प्यारे शब्द कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।